स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के बारे में हमने बताया था कि अगर हमारे पास एक वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स और वाई उसमें वेरिएट्स हैं। अगर हम इसका स्कैटर डायग्राम देखें तो स्कैटर डायग्राम एक लाइन के अराउंड मोर या लेस कंसंट्रेट होगा। यानी कि इस केस में जब हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी रिग्रेशन कर्व फाइंड करना चाह रहे थे, तो रिग्रेशन कर्व हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला था। सो दैट इज कॉल्ड अवर लीनियर रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा पॉइंट था, तो हमने देखा कि ये लाइन हमारी यानी कि जो डेटा पॉइंट्स हैं स्कैटर डायग्राम के, वो एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड कंसंट्रेट हैं। तो हमने इसमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड की थी। तो इस तरह का रिग्रेशन हमारा कहता है लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन के बारे में हमने डिटेल में पूरा डिस्कस किया है। अब बात करते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या है। तो नॉन लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारा वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू है, वो एक ऐसे कर्व के अराउंड कंसंट्रेट कर रही है जो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब अदर देन लाइन, कोई भी कर्व हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं डायोड के करेक्टरिस्टिक कर्व के, हालांकि वो उसका कर्व नॉन लीनियर है, अगर आपको पता होगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से आता है और उसके बाद एकदम ब्रेकडाउन वोल्टेज में वैल्यू इस तरह से नीचे चली जाती है। तो ये कर्व नॉन लीनियर कर्व है। तो सपोज करो हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें सपोज करो डेटा पॉइंट्स स्कैटर डायग्राम बनाने के बाद कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो ये जो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो एक नॉन लीनियर कर्व यानी ऑलमोस्ट पैराबोलिक कर्व है, कुछ इस तरह का, इसके अराउंड कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इस केस में जो हम कर्व की इक्वेशन फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड अवर नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो नॉन लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम किस तरह से कर्व की इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर्व फिटिंग में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि लाइन के अलावा जितने भी कर्व हमने कर्व फिटिंग के प्रीवियस वीडियोस में आप देखिएगा, जैसे अगर हमने डिस्कस किया है वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, या वाई इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स, या हमने डिस्कस किया था वाई इक्वल टू सी नॉट एक्स प्लस सी वन अंडर रूट एक्स एक्सेट्रा, बहुत सारे कर्व, या एक्सपोनेंशियल कर्व हमने डिस्कस किए थे, y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स, या y इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, या y इक्वल टू ए बी टू द पावर x एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे नॉन लीनियर रिग्रेशन है। तो इन कर्व को जैसे भी हम फिट करते हैं कर्व फिटिंग के अंदर, सेम प्रोसीजर लगा के मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की हेल्प से नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करते हैं, और नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने के बाद जो भी पैरामीटर्स हैं ए और बी जो हमें डिटरमाइन करने हैं, हम उनको फाइंड कर लेते हैं। हाँ, ये हमारे को चॉइस रहती है कि हम किसको डिपेंडेंट माने और किसको इंडिपेंडेंट माने, पर हाँ ओवरऑल तरीका वही है जो कर्व फिटिंग में पड़ा था। तो नॉन लीनियर रिग्रेशन वर्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ दिस इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन? तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के मतलब है, यहाँ पर अभी तक हमने बात की थी वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो वेरिएबल्स थे हमारे, एक्स और वाई, यानी टू डायमेंशन के अंदर हम लोग यूजली बात कर रहे थे, एक प्लेन के अंदर, यानी कि एक एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब सपोज करो हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। तीन हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मल्टीपल लीनियर है तो एक से ज़्यादा, मतलब दो से तो ज़्यादा ही है। मैं यहाँ पर तीन लेके कंसिडर कर रहा हूँ, और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये वेरिएबल आपस में किस तरह से रिलेटेड है। थ्री डायमेंशन के अंदर अगर हम देखें तो ये पॉइंट्स 3D के अंदर स्कैटर्ड हैं, और हमें ये फाइंड करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो लेट अस अज्यूम एनी टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट हियर। तो लेट y इज डिपेंडेंट एंड x एंड z are independent variable। तो इस केस में जो हमारी प्लेन की इक्वेशन आएगी, रिग्रेशन प्लेन की, बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम बेसिकली एक प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। सो दैट इज गिवन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी जेड। तो अगर ये पूरी इक्वेशन लीनियर है, क्योंकि x, y और z की पावर 1 है, तो लीनियर हो गई। और ए बी सी, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दैट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो गया। दिस इज मल्टीपल लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे ए बी सी इस तरह से फाइंड करना है कि जो y के अंदर डेविएशन है वो मिनिमम हो जाए। तो इसका डेरिवेशन करने का तरीका
वही है कि ith पॉइंट पर अगर हम रेसिड्यू निकालें, दैट इज गिवन बाई y ऑब्जर्व माइनस y एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट yi माइनस a माइनस bxi माइनस czi. This is ith residual. This is ith residual basically. This is question number 2. Now introducing a new quantity I such that I is equal to sigma ei square, that is yi minus a minus bxi, this is summation czi का स्क्वायर. अब हमें प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाना है और ए बी सी की वैल्यू इस तरह से चूज करनी है कि आई मिनिमम हो जाए. सो चूज ए कॉमा बी कॉमा सी such that I is minimum. So we use, so by method of least square, I will be minimum when del I over del A is equal to 0, del I over del B is equal to 0 and del I over del C is equal to 0. तो हम यहाँ से del I over del A निकालेंगे, del I over del B निकालेंगे और del I over del C निकालेंगे और उनको 0 के पुट कर देंगे तो हमें नॉर्मल इक्वेशंस मिल जाएंगी. और यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस निकालने का तरीका वही है जो कि हमारा हमने शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया था कर्व फिटिंग के केस में. जैसे मैं इसको अगर डिराइव करूंगा, लेकिन ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए है, आप इसको ड्राइव करके एक बार देख लीजिएगा हाउ टू गेट दैट. सो यू विल गेट नॉर्मल इक्वेशंस लाइक सिग्मा yi is equal to na प्लस b सिग्मा xi प्लस c सिग्मा zi. दूसरी इक्वेशन हम निकालेंगे, देन वी विल गेट sigma xi yi is equal to a sigma vi plus b sigma xi square plus c sigma xi into zi. और जब हम del I over del c को 0 करेंगे तो आपको तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी sigma yi zi is equal to a sigma zi plus b sigma xi zi plus c sigma zi square. So let us suppose this is question number 4, this is question number 5 and this is question number 6. तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज जैसे हमने कर्व फिटिंग में, अगेन आई एम रिपीटिंग, कर्व फिटिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टेबल में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी होगी, हम ये वैल्यू निकालेंगे सिग्मा वाई आई कितना है, सिग्मा एक्स आई कितना है, सिग्मा जेड आई कितना है, देन वी विल फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स आई वाई आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई जेड आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वाई आई जेड आई की वैल्यू कितनी है और सिग्मा जेड आई स्क्वायर की वैल्यूज कितनी है. ये सारी की सारी वैल्यूज हम टेबल बना के कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद इन इक्वेशंस में रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं. So solving equation number 4, 5 and 6 to get the values of a comma b comma c, and we put these values in equation number, this is 1 to get required plane.
दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन की जो इक्वेशन है, वी विल गेट दिस इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन जो हमारी कहलाएगी, ये जो प्लेन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन y ऑन x एंड z, यानी y डिपेंड कर रहा है x और z पर। तो अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन y ऑन x एंड z, तो अंडरस्टूड है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, केवल x1 कैपिटल x2 कैपिटल x3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन प्लेन x1 ऑन x2 एंड x3। x1 ऑन x2 एंड x3 का मतलब हो गया यहाँ पर x1 is dependent variable, so this is a times b sigma x2, sorry, p x2 plus c x3, so that would be the equation of plane। और इसकी हम नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके a और b c और c की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है एक वेरिएबल ऑन टू अदर वेरिएबल, किस तरह से सॉल्व करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। आई होप कि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।